चलिए आइए, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 11 से 12 दिनों से हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। अब बोले सर एक बैक नंबर सिस्टम बोल दिए। अरे नंबर ही सिस्टम का एक चैप्टर है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, जिसमें हम लोग बहुत सा जानकारी ले रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिए, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। पूरा पिछला वीडियो आप लोग को देख लेना है, जिससे आपको क्या होगा, काफ़ी आसानी होगा। तो पीछे कुछ कल ही ना एक चैप्टर ख़त्म हो गया। कल क्या हो गया? एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। कुछ थ्योरी नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी बस इतना है कि आपको ध्यान देना है कि आपको लिखना कैसे है। आपको खुद का डेवलप करना है सोच। जो आज पढ़ाएंगे वो 5 नंबर का है। जो ये चैप्टर है, ये अकेला चैप्टर कितना का है? 5 नंबर का या फिर 3 नंबर का। 5 नंबर का या फिर 3 नंबर, बस। तो ये रियल नंबर से ही है। इसमें सिद्ध करना होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √11 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इसी तरीके से आपको जब जब हर साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए, हर साल में आपको ये मिलेगा कि √5, √2, √3, √7 है ना, √11, √13 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाएं। ठीक है? या फिर सिद्ध करके दिखाने का बोलेगा कि 5 - √3 सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। तो आपको घबराना नहीं है। कितना टीचर जो होता है इसको रटवाते हैं। ठीक है? तो मेरा काम है, इसमें थ्योरी नहीं है, फिर भी हम इसमें एक दिन थ्योरी में लेंगे। क्या लेंगे? एक दिन थ्योरी में लिया जाएगा। चलिए आइए, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोई संख्या अपरिमेय है, इसे सिद्ध करने के लिए हमको परिमेय और अपरिमेय के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ऐसे परिमेय और अपरिमेय को हम बेहतरीन ढंग से पहले पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? अब चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए 3 चीज़ समझाते हैं फिर से। भिन्न समझाते हैं, परिमेय संख्या समझाते हैं और अपरिमेय संख्या समझाते हैं। ठीक है? देखिए दोबारा, पहले क्या था? ट्रेलर था। अब आता है सब कुछ बारी बारी से आप पढ़ रहे हैं। पहला देख लीजिए, भिन्न क्या होता है। कोई बताएगा क्या कि भिन्न क्या होता है? किसी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में, समझिएगा धैर्य से, दूसरे पूर्णांक में भाग देना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। किसी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग देना। अब कितना को पूर्णांक नहीं समझ में आया तो पूर्णांक समझ लीजिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3 अनंत तक, फिर माइनस, -2, -3, यानी कि प्लस वाला सारा संख्या, 0 और माइनस वाला सारा संख्या, ये हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो भिन्न क्या कहता है? भिन्न ये कहता है किसी भी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दे देना ही क्या कहलाता? भिन्न कहलाता। जैसे क्या हम बोलेंगे 2 में जो है 3 से भाग दे दीजिए, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से हम भाग दे दिए ना, तो इसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। आइए, 15 एक पूर्णांक है कि नहीं है? है ना? 25 एक पूर्णांक है कि नहीं है? 25 भी एक पूर्णांक। तो एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दे दिए तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न हो गया। भिन्न का एक केस होता है कि ऊपर क्या होता है? हमेशा ऊपर छोटा होता है। बहुत सा चीज़ है भिन्न में जिसको समझाने में डर भी लगता है ना? क्योंकि पूरा गांव में इतना ज़्यादा दिक्कत है पढ़ाने में, कुछ पढ़ा के निकाल दिया जाता है, इस वजह से समझाने में दिक्कत लगता है कि समझा देंगे फिर उधर पकड़ावेगा आदमी, है कि नहीं? यही चैप्टर में एक बार निहाल सर बोले, इसको काटना पड़ेगा जो बोल रहे हैं। निहाल सर बोले कि कुछ गलत पढ़ा दिया है। ठीक है? वही चीज़ हम तुमको फिर पढ़ाने वाले, वही चीज़। फिर अगर गलत बोलेंगे तो तुम लोग बताना कि नहीं सर गलत नहीं है कि नहीं? गलत नहीं है। वही चीज़ पढ़ाएंगे तो हम सेम चीज़ तुम लोग को। यहाँ ध्यान दीजिए, निहाल सर नहीं बोलते तो काम चल जाता, लेकिन निहाल सर बोलते। आइए ध्यान दीजिए, 15/25 क्या है? एक
भिन्न संख्या हो गया। अच्छा 25/50 एक भिन्न संख्या हो गया। किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना ही हमारा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। आइए अब यहाँ आते हैं, अगला क्या है आपका? परिमेय। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। चैप्टर का नाम है इसका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को समझने के लिए परिमेय को समझना ही पड़ेगा। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो। अब देखिए एक नया चीज़ जोड़ रहे हैं इसमें, P और जोड़ तो नया चीज़ रहे हैं परिभाषा में, लेकिन आपको पहले बता दिए हैं P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो ऐसे लिखाता है। और Q बराबर 0 भी, Q बराबर 0। चलिए इस परिभाषा को हम लोग बनाते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक और परिभाषा यहाँ पे देते हैं, क्या लिख सकते हैं? किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना जहाँ Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, Q बराबर 0 ना हो। साथ ही P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलिए इसको समझिए आराम से। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q का मतलब हो क्या रहा है? देखिए आगे बोल रहा है कि P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो जब हम P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो बस हम वही बात ना बोल रहे हैं, यही चीज़ तो बोल रहे हैं हम। गौर कीजिए, किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जा रहा है। किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना, यानी कि इस वाले बात को P/Q वाले बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना ही क्या कहलाता है? ठीक है, भाग दिए। अब भाग देने के बाद किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना है जहाँ Q बराबर 0 ना हो। 0 भी तो एक हमारा पूर्णांक ही है। तो हम कह रहे हैं कि किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना, किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना। दुनिया के कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन नीचे में खाली 0 नहीं ले सकते। केवल नीचे में पूर्णांक 0 आप नहीं ले सकते। नीचे में शून्य पूर्णांक को नहीं ले सकते। अगर नीचे में शून्य पूर्णांक लेते हैं तो वह परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं आ सकता है, कि नहीं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो। वैसी संख्या जिसमें एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाए जहाँ P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, और नीचे में Q बराबर 0 ना हो। नीचे में Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर 0 ना हो, यानी कि नीचे में 0 आप नहीं ले सकते हैं। इसका भी वही परिभाषा है, किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना है जहाँ Q बराबर 0 ना हो, साथ ही P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये क्या लिखता है? P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलिए इसको समझते हैं।
हम बात किए, बोले हैं कि क्या 25/50 ये हमारा भिन्न है कि ना है। कोई एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना भिन्न कहलाता है। लेकिन गौर कीजिएगा, 25 में 5 गुने 5 और 50 में 5 गुने 5 गुने 2। 25 और 50 में क्या कॉमन है? 2 गो 5 कॉमन है। 2 गो इसका गुणनखंड किए और इसका गुणनखंड किए, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 गो 5 इसमें और 2 गो 5 इसमें। क्या कॉमन है? 2 गो 5 कॉमन है। दोनों के गुणनखंड में क्या है? 2 गो 5 कॉमन है। तो यहाँ क्या बोलता है? किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना है। किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना है, लेकिन P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना। देखिए 25/50 हमारा क्या है? भिन्न है। लेकिन जब हम ये गुणनखंड काट देंगे जो कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1/2। अब ये 1/2 हमारा क्या हो गया? भिन्न तो है ही है, अब ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या भी हो गया। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि 1 और 2 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सब तो कट गया। 5 था, कट गया। जब तक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड था, केवल भिन्न कह सकते थे। जब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट दिए तो भिन्न भी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? परिमेय भी कहेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब बताना है कि 7/13 क्या इसको भिन्न कहेंगे? कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि बोलिएगा कि सर जी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं आप। अब बोलेंगे हाँ हाँ ये क्या है? भिन्न है, तो इसको भिन्न भी कहेंगे। अब हम पूछेंगे क्या इसको परिमेय संख्या कहेंगे? तो बोलेगा हाँ सर, किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना, या फिर P/Q के रूप में लिखा है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, नीचे में 0 नहीं है, और 7 और 13 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसके अलावा? एक के अलावा। एक तो सब में रहेगा। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होना चाहिए, तो इसको क्या कह सकते हैं? 7/13 को परिमेय भी कह सकते हैं। तो अब ये बात समझ में आई। ये बात हमको बस ध्यान देना है इस चैप्टर के लिए, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, परिमेय समझ में आ गया? ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अब आप परिमेय को समझिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए आइए, अब हम समझते हैं, परिमेय को समझ लिए बढ़िया से। आप परिमेय को देख लेते हैं। अब अपरिमेय संख्या, यही आपका क्या है? चैप्टर है। यही क्या है? चैप्टर। अपरिमेय संख्या, इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं बताइएगा? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना? जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर 0 ना हो। Q नॉट इक्वल टू 0। या फिर दूसरा परिभाषा, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं आप जो रूट के अंदर हो, रूट के अंदर दो चीज़। पहला, रूट के अंदर 2 चीज़ हो जाएगा। रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो वो परफेक्ट क्या है? अपरिमेय संख्या। वो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर अभाज्य संख्या को क्या कहेंगे? ठीक है। अच्छा, 15 एक अभाज्य संख्या है? नहीं। तो रूट के अंदर जो 15 है हमारा, 15 रूट के अंदर 15 रहेगा, ये तो अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य ही है। फिर भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। वो भी क्या होता है? नहीं समझ में आया? देखो, रूट के अंदर अगर हम 2 लिख दें, रूट के अंदर अगर हम 3 लिख दें, रूट के अंदर 5 लिख दें, रूट के अंदर 7 लिख दें, रूट के अंदर 11 लिख दें, सारा का सारा अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या होता है सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या हो गया। अब बात करते हैं, रूट के अंदर 4 लिखे हैं, ये तो भाज्य है। 4 लिखे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। पर 6 देखिए, रूट के अंदर 6 लिखे,
तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, यानी कि ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या ही हो गया। रूट 9 ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, ये क्या है? परिमेय संख्या हो गया। रूट 10 समझ में आया? तो अपरिमेय संख्या ये कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। अब बोलिएगा सर जी रूट 11 जब आप लिखे हैं तो आप बताए थे कि हर संख्या के नीचे एक छुपल रहता है, तो बोलेगा हाँ लिखल रहता है, छुपल है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके। p और q है क्या? p और q क्या है? पूर्णांक है। p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, तो क्या ये पूर्णांक है रूट 11? नहीं, एक केवल पूर्णांक है। तो कहता है कि ये भी पूर्णांक हो और ये भी पूर्णांक हो, तब ना p और q के रूप में सजा सकते हैं। तो ये पूर्णांक तो है ही नहीं, तो कैसे हो गया? ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? बस अपरिमेय संख्या में आपको इतना ही जानना था। अब इसका रूट 2 का मान कितना होता है, रूट 3 का मान कितना होता है, रूट 5 का मान कितना होता है, ये तो 9वां का पहला चैप्टर है। और 9वां का पहला चैप्टर मेरे से कुछ बच्चा पढ़ा है, बताएं कैसे संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है, कैसे मान निकाला जाता है। आप लोग भी अगर संडे को वक्त दीजिएगा तो हम बता देंगे कि रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 7, रूट 11 का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाला जा सकता है। ठीक है, अब चलिए छोटा छोटा बात जानिए। छोटा छोटा बात क्या जानना है, यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दो, सब पढ़ा हुआ बात है। 5 है, ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए यहाँ पे कि परिमेय में गुना करते हैं अगर अपरिमेय को, परिमेय में अगर गुना करते हैं अपरिमेय को, तो जो संख्या बनता है वो क्या बनता है? अपरिमेय संख्या बनता है। ये सारा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। यानी कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते जाते हैं। पहले क्या बोलें? पहला क्या बोलें? परिमेय में अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5√5। 5√5 क्या है? एक परिमेय था, दूसरा अपरिमेय है, तो आंसर भी अपरिमेय आने वाला है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अपरिमेय में परिमेय को गुना कीजिए तो भी क्या आएगा? जस्ट उल्टा, क्या आप रूट 5 को 5 में गुना कर दीजिएगा तो भी क्या आने वाला है? 5√, ये भी अपरिमेय। ये इसको क्या कीजिएगा? जब तक रूट आपको दिख रहा है कहीं पे, वो तो अपरिमेय होगा ही होगा। रूट दिख रहा है, रूट से बाहर नहीं निकल सका, अपरिमेय। रूट से बाहर नहीं निकला, जितना भी रूट से बाहर नहीं निकला सारा का सारा अपरिमेय हो गया। जो रूट से बाहर निकला परिमेय, रूट से बाहर नहीं निकल सका अपरिमेय, रूट से बाहर नहीं निकला अपरिमेय, निकल गया अपरिमेय हो गया। तो जो रूट से निकला परिमेय, ना निकला अपरिमेय। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं तीसरा में कि अगर परिमेय संख्या को जोड़िएगा अपरिमेय संख्या के साथ तो क्या आने वाला है? अपरिमेय संख्या। पूरा का पूरा संख्या फिर क्या कहलाएगा? पहले तो परिमेय और अपरिमेय आपस में जुड़ता है ही नहीं। ठीक है, प्लस के फॉर्म में रहे। जैसे बोलेंगे 5 को रूट 5 में जोड़िए, तो बोलिए कैसे जोड़ दीजिएगा? जुटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा हमेशा। 5 + √5, तो 5 + √5। यहाँ भी आपको रूट दिख रहा है, यानी कि पूरा का पूरा क्या है? अपरिमेय संख्या। पूरा पूरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। काहे अपरिमेय हो गया, बता सकता है? कैसे? हम लोग जानते हैं कि रूट 2 का, देखो एकदम छोटा बात ध्यान दो इधर, देखो यहाँ रिजल्ट देख लो। रूट 2 को क्या बोल सकता है? 1.414 डैट। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसारण होता है अशांत अनावर्ती होता है। अशांत, तो रूट 2 का तो मान 1414, ये तो अशांत अनावर्ती हुआ। अब 5 इसमें जोड़ेगा तो 5 + 1.414, तो इसका भी क्या आएगा? अशांत अनावर्ती आएगा कि नहीं आएगा? इस वजह से ये भी क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? तो ऐसे याद करना है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। चौथा, जस्ट वही बात है कि अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेगा तो क्या होगा? अपरिमेय को होगा। 5वां फिर क्या बोल रहे हैं? अगर परिमेय में से घटाइएगा क्या? अपरिमेय को, तो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय में से परिमेय को घटाइएगा तो भी अपरिमेय ही होगा। यानी कि याद रख लीजिए कि हमेशा अपरिमेय ही होने वाला है। समझ में आया ये बात? अच्छा, हम एक बात कहें, अगर
कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय। क्या ये हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये कौन बात बोल दी है? ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकता है। परिमेय बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। ये सब दिमाग पता तो सबको है, पर इस चैप्टर के लिए आपको क्या हो रहा है? प्रैक्टिस हो रहा है, दिमाग खुल रहा है। ये हो गया आपका क्या? 7वां बात। 8वां बात देखिए इधर। अगर हम कहते हैं कि P बराबर 4K, P बराबर 4K, तो आप बताइए कि P सम है कि ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, खाली हम बताएंगे नहीं। सवाल करता कहाँ कोई हमसे? करता कहाँ? इतना दिन से पढ़ा रहे लगा, 12-15 दिन से कहाँ कोई सवाल किया? सवाल किया करो। बताओ P बराबर 4K, तो क्या P हमारा सम संख्या है कि नहीं है? अगर है तो कैसे है? बताइए कैसे है? सम संख्या कैसे है? देखो सब बच्चा सब ध्यान दो। अरे बाबू, अगर हम ऐसे बोलें कि 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 में कुछ गुना किए हैं तो 8 आया, तो 2 एक सम संख्या है। हम आपको बता दिए कि सम संख्या में कुछ गुना कीजिएगा ना तो सम ही आएगा। सम संख्या में कुछ गुना कीजिएगा तो समय, जस्ट ये भी तो वही चीज़ है। 4 गुने K किए हैं तो क्या आ गया है? P आ गया है। 4 गुने K किए हैं तो क्या आ गया है? यानी कि 4 में कुछ गुना किए हैं तो क्या आ गया है? P आ गया है। 4 में कुछ गुना किए हैं तो P आ गया है। यानी कि 4 एक सम संख्या है। सम संख्या में कछु गुना कीजिएगा तो क्या आवेगा? सम संख्या ही ना आवेगा मेरे भैया। हाँ, समझ में आया? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम बोलते हैं कि P एक सम संख्या है, 8वां 9वां बात, P क्या है? P सम संख्या है। P क्या है? तो आप बताइए कि P एक सम संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि P में 2 है। सही बात बोले हैं कि गलत बात बोले हैं? सही है। P एक अगर सम संख्या है, P अगर सम संख्या है तो बताइए कि P में 2 है कि नहीं है? अरे कोई भी दुनिया में सम संख्या होगा तो सम संख्या में तो 2 मौजूद है। बिना 2 के मौजूद होले सम संख्या बनेगा ही नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा? सना खातून समझ में आ रहा ना भैया? एकदम। आमरीन काहे देख रहा है? हमारा वो पत्ता झड़ते रहता है, शीशम लगल है, पत्ता झड़ते रहेगा, छोड़ दो उसको। यही तो मज़ा है पढ़ाई का। पहले ज़माना में ऐसे होता था, पेड़ के नीचे पढ़ाए। हाँ, अभी कहाँ होता है? हमारा छोड़ करके कहीं होता है? हम गर्मी मज़ा आएगा ना। P में 2 है, ये बात समझ में आया? चलिए 10वां बात देखिए। P बराबर, अच्छा P में 2 है तो हम कह सकते हैं कि P 2 से भाग लग जाएगा। इसमें तो सबसे कम यूज आने वाला है, क्योंकि इतना नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, समझो नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें थ्योरी का ज़रूरत नहीं था, लेकिन इतना बात बताना ज़रूरी था। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये होगी आपका, इतना थ्योरी आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? और एक चीज़ और है, क्या कभी हम कह सकते हैं इधर पूर्णांक बराबर परिमेय? क्या सारा का सारा पूर्णांक को हम परिमेय कह सकते हैं? क्या सारा का सारा पूर्णांक को हम परिमेय कह सकते हैं? क्या सारा का सारा परिमेय को पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं ना। तो इधर से तो सही दिख रहा, पर इधर से सही दिख रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे लिख दें कि 4 बराबर 5/7, ये सही है? 4 बराबर 5/7 हो सकता है कभी? नहीं ना हो सकता है। चलिए, ये बात के बाद अब आते हैं हम लोग कि √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने पर इसका 2 तरीका है। यही 2 तरीका किताब 4 तरीका बताता है, हम 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, यही 2 तरीका से आपको क्या करना है? पूरा का पूरा सिद्ध करके आना है। आज हम केवल √2 सिद्ध करेंगे, आपको √3, √5, √7, √9, √11, √13, √17 ऐसे गुना करके हम होमवर्क देंगे लास्ट में, वो बना करके लाना है। चलिए मिटा लेते हैं इसको। चलिए फिर से इसी क्वेश्चन को समझा रहे हैं, समझिएगा। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सब ऐसे सिद्ध होगा, कोई भी अभाज्य संख्या अंदर में रहेगा ऐसे ही सिद्ध होगा जैसे सिद्ध कर रहे हैं। पहले आप क्या बोलिएगा? विरोधाभास।
दो स्टेप तो ही है। पहला क्या है, विरोधाभास ना लिखते हैं, दूसरा वर्ग। दूसरा क्या करना है, वर्ग। बाकी सोच है, बाकी आप कैसे सोचते हैं वो देखना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, विरोध मानेंगे। क्या बोलेंगे, माना कि, अब देखिए कितना खूबसूरत से लिखेंगे, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। यस सर। जब √2 एक परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब √2 को p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हम बोले हैं परिमेय है, तो परिमेय को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ क्या होगा, p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक। p और q क्या हो जाएगा, अरे परिमेय है तो पूर्णांक होगा ही होगा। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। विरोधाभास मान करके हम क्या किए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। दो बात दोबारा नहीं समझाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, कुछ दिक्कत है तो पूछिए। माना कि √2 एक परिमेय संख्या, बोल रहा था कि सिद्ध करें क्या परिमेय है, तो विरोधाभास मान लिए कि चलो भाई कि ये √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √2 को इसका मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, यही वाला जब हम समझा रहे थे उभयनिष्ठ गुणनखंड को, तो बताया था ना कि यही लाइन आपका क्या पूरा चैप्टर का थ्योरी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब हम लिख सकते हैं √2 को p/q, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, √2 बराबर √2 बराबर क्या हो गया, p/q। कैसे लिख दिए, हम खुद ना बोले हैं कि √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप वर्ग करना। जो काम बराबर के इधर करते हैं, समीकरण में जो काम बराबर के लेफ्ट साइड करते हैं, वही काम अगर समीकरण के बराबर राइट साइड में करेंगे तो समीकरण के आंसर में, समीकरण के क्वेश्चन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। यानी कि हम क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं, बोले सर वर्ग काहे कर दिए, अरे जो काम इसको किए हैं वही काम इसको भी कर दिए, तो दोनों तो बराबर हो गया। अब हम जैसे बोलेंगे कि ये तुम 4 साल का है, एक और आदमी तुम्हारे 4 साल के बराबर है, दोनों का उम्र 4 है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 8, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 8, इसमें 2 घटावेंगे तो, समझ में आ रहा ना। जो धंधा इधर करेंगे वही धंधा अगर इधर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर देंगे, √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बताइए, 2 बराबर p² स्क्वायर। फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि p² बराबर क्या कहिएगा, p² बराबर क्या कहिएगा, 2q²। अब यहाँ से फिर से कहानी लिखिए। अब क्या लिखिएगा कहानी, चूँकि लीजिए p का वर्ग करने पर 2q² है, यानी क्या, 2q² यानी p² p का वर्ग एक क्या है, सम संख्या है कि नहीं। अरे p का स्क्वायर किए ना तो देख रहे हैं कि 2 का मल्टीपल आया, p का स्क्वायर करने पर 2 का मल्टीपल आया है, यानी कि p का स्क्वायर क्या है, एक सम संख्या। p का स्क्वायर जब सम संख्या है तो हम पढ़े ना कभी भी कि सम संख्या का स्क्वायर सम होता है, सम संख्या का स्क्वायर सम का स्क्वायर हमेशा सम होता है और विषम का स्क्वायर हमेशा विषम ही होता है। नहीं पता है तो यहाँ पर देखो करके,
2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो। अब गौर करो ना, सम का स्क्वायर सम, विषम का स्क्वायर विषम, सम का स्क्वायर सम, विषम का स्क्वायर विषम, सम का स्क्वायर सम। जब हम p का स्क्वायर किए तो सम आया है, यानी कि p भी क्या होगा, सम स्क्वायर आया है, यानी कि जो संख्या होगा वो भी क्या होगा, सम होगा। तो p का वर्ग एक सम है, यानी p भी एक सम संख्या, p भी क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि p बराबर 2 का कुछ मल्टीपल होगा, p बराबर 2m होगा, p बराबर 2k होगा, p बराबर 2s होगा। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, m के जगह पे कोई संख्या गुना होगा क्या, p एक सम संख्या होगा। समझ में आया। अब देखिए फिर से क्या करना है आपको, तो p में 2 गुना m हो गया, यहाँ पे लिख देंगे p एक सम संख्या है, इसलिए p में 2 मौजूद है, p में क्या है, 2 मौजूद है, p में 2 क्या हो गया, तो हम लिख देंगे p बराबर 2m, p बराबर 2m। फिर से p बराबर जब 2m आ गया तो फिर से क्या करना है आपको, वर्ग करना है। क्या करना है, तो फिर इधर भी वर्ग किए, इधर इसको क्या बोलना है, समीकरण। जहाँ से आप वर्ड लिखिएगा उसके ऊपर क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। इधर भी स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 m स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप फिर क्या बोलिएगा, p स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहले आप इसको बनाइए, समझिए। बहुत छोटा होता है, इसको हम बहुत छोटा कर देंगे, इतना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतना में कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप समझिए, आपको ना हो विश्वास है तो हम नोट को भेज देंगे पिछले बार का, आप पहले बनाइए, समझिए, ठीक है। तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या है, p स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट क्या है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। p स्क्वायर का मान क्या निकाले हैं, 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब 4m स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, q स्क्वायर को रोकेंगे तो 2m स्क्वायर। फिर एकदम सेम वही बात लिखेंगे कि q का वर्ग एक सम संख्या है। कितना बच गया मुजम्मिल, p का वर्ग एक सम संख्या है, तो q भी एक सम संख्या, q भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। यानी क्या, q में 2 मौजूद है कि नहीं। अब आगे आप क्या होगा, सिद्धिकरण हो गया। इस हिसाब से p में भी 2 मौजूद है, p में भी 2 है, q में भी 2 है। p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। जबकि मेरा मानना था कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मेरा मान्यता क्या हो गया, गलत। √2 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं समझ में आया, चलो देखो अब दूसरा तरीका आपके लिए हाजिर है। दूसरा तरीका है कि नहीं, चलिए जस्ट दूसरा तरीका भी वही है,
बेकार में दूसरा बोलते हैं, पहले तरीका विरोधाभास। क्या करना है? क्या बोलिएगा विरोधाभास में? माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस सर। और जब रूट टू एक परिमेय संख्या होगा तो रूट टू को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं ना। जहाँ कोई चीज, पी और क्यू जहाँ P और Q पूर्णांक हो। क्यों पूर्णांक हो ना, पूर्णांक है, वो भी लिख सकते हैं, है भी लिख सकते हैं, पूर्णांक है या हो। P और Q में कोई उभयनिष्ठ देखो तो दूसरा तरीका बताए हैं क्या उसमें? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आया? जब लिख सकते हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू बराबर P/Q लिख सकते हैं। यस सर। काहे इसको दूसरा बोले हैं? दूसरा में क्या करना है? वर्ग करना है। नियम वही है, सोच अलग है। सोच क्या है? अलग। जो नियम है विरोधा वर्ग और सोच, उसमें सोच 1 नहीं सोच 2 है। क्या बताएं? हाँ, आ गया दिमाग। यहाँ देखो इधर, ये आया। तो क्या बोल सकते हैं? रूट टू का स्क्वायर क्या होगा सर जी? कितना का? तीन पता है रूट टू का स्क्वायर 2 कैसे हो जा रहा है? पता है ना? हाँ, आया ना? समझ में आ रहा ना? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो हमको मौका दो, इतवार के दिन, संडे के दिन हम बताएंगे, है कि नहीं? तो ये 2 हो गया। P²/Q² ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए। अच्छा, 2 बराबर P²/Q गुने Q लिख सकते हैं, Q² को लिख देंगे ना एकदम। अच्छा, 2 इंटू ए को Q इधर लेते आते हैं तो P²/Q हो जाएगा। अब चलिए अपने बात को पढ़िए। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, रूट टू को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक में पूर्णांक गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? किसी पूर्णांक में पूर्णांक को गुना कीजिएगा तो पूर्णांक ही आएगा। तब यहाँ बात कीजिए कि 2 एक पूर्णांक है कि नहीं है, Q एक पूर्णांक है कि नहीं है। पूर्णांक को पूर्णांक में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? P और Q पूर्णांक है, यहाँ तक पढ़ लिए। फिर से पढ़िए। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना। जो चीज़ P में है वो चीज़ Q में नहीं है, जो चीज़ Q में है उसमें P में नहीं। यानी कि P और Q आपस में कभी कटने वाला, P और Q कटेगा जब उभयनिष्ठ गुणनखंडे नहीं है तो आपस में कटेगा। सोचो ऐसे बाबू, 6 है और 3 है, तो 6 में क्या है? 3 गुने 2 है, और नीचे में क्या है? 3 है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कट गया। यस सर। अगर 6 और 7 रहता तो 6 और 7 में 6 गुने 1 और 7 गुने 1, कोई उभयनिष्ठ है? तो नहीं कटा। तो जब हम खुद बोल रहे हैं कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बटे के फॉर्म में रहेगा। और जब बटे के फॉर्म में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भिन्न? जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि पूर्णांक बराबर भिन्न? कभी ऐसा हो सकता है? तो बोलेंगे कभी भी पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, अर्थात मेरा मानना गलत है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। असल में रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या। देखा कितना छोटा है। स्टेप तो वही था, सोच अलग था। कितना मजा आया। सोच बदल देगा, लेकिन हमको दोनों सोच पर काम करना है। समझ में आया? ये सोच उतना कॉन्सेप्ट नहीं दिया जितना सोच पिछल का कॉन्सेप्ट दिया। 3-4 जगह दिमाग लगाया। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताना पड़ेगा। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।